आज शो की शुरुआत करते हैं एक तस्वीर से। ये तस्वीर जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, ये दो अलग अलग फेफड़े हैं, दो अलग अलग लोगों के। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से वो फेफड़ा किसका है जो स्मोक नहीं करता यानी नॉन स्मोकर है, और वो वाला फेफड़ा किसका है जो सिगरेट पीता है, तो जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे कि भाई लेफ्ट में जो फेफड़ा दिख रहा है वो किसी नॉन स्मोकर का है, यानी ये बंदा सिगरेट नहीं पीता। और राइट में जो फेफड़ा दिख रहा है उसकी तो हालत बता रही है कि इंसान बहुत सिगरेट पीता है। गलत जवाब। ये दोनों ही फेफड़े ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी सिगरेट नहीं पी है। पर जो लेफ़्ट वाला इंसान है वो पहाड़ों में रहा है, और जो राइट वाला इंसान है वो दिल्ली एनसीआर में रहा है। जी हाँ, लगातार पॉल्यूशन, स्मॉग, प्रदूषण में रहने से फेफड़ों का यही हाल होता है। ये तस्वीर हमारे साथ शेयर की है डॉक्टर कामरान अली ने, जो मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में थोरेसिक सर्जन हैं, और आज डॉक्टर कामरान हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। डॉक्टर कामरान हमें ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो डॉक्टर कामरान, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। बहुत बहुत शुक्रिया सरवत, थैंक यू। डॉक्टर कामरान, शुरुआत तो मैं इस इंटरव्यू की आपको एक बात बता के करना चाहूँगी। मेरा खुद का गला थोड़ा ख़राब है, आप लोगों को आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, और ये भी पॉल्यूशन और स्मॉग में रहने की वजह से थोड़ी एलर्जी हो गई है, तो माफ़ करिएगा प्लीज़। पर आपने जब ये तस्वीर मुझे भेजी और मैंने ये तस्वीर अपने न्यूज़ रूम में अपने साथियों को दिखाई तो हर कोई बहुत शॉक हो गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो राइट वाला फेफड़ा है जो इतनी बुरी हालत में है, ये एक ऐसे इंसान का है जो कभी सिगरेट नहीं पीता था। उसने सिगरेट पी ही नहीं, और सिर्फ लगातार पॉल्यूशन में रहने की वजह से उसका यह हाल हुआ है। क्या वाकई सिर्फ पॉल्यूशन में रहने से फेफड़ों का यह हाल होता है? जी, एक्चुअली मेरा जो मकसद था ये पिक्चर शेयर करने का आपके साथ वाज यही कि जब हम देखते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से बिलीव कर सकते हैं। हम कितना भी लोगों को बताते रहें कि पोल्यूशन से या सिगरेट से लंग्स ख़राब हो जाते हैं, पर जब तक वो देखते नहीं तब तक डरते नहीं। तो ये बिल्कुल सही है कि जो पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर की उसमें दोनों ही नॉन स्मोकर्स हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहला वाला जो है वो पहाड़ों से आया था, उत्तराखंड का पेशेंट था, और जो दूसरा वाला पेशेंट था वो दिल्ली में रहता था, जिसने कभी सिगरेट स्मोक नहीं की। उनकी फैमिली में कोई सिगरेट स्मोक नहीं करता था, वो सिर्फ दिल्ली की हवा में सांस ले रहे थे, यही इनकी गलती थी। और उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जो गंदा लिखने वाला लंग है उसमें लंग कैंसर भी डेवलप हुआ और हमें उनकी सर्जरी करनी पड़ी। तो उनको पॉल्यूशन में रहने से लंग कैंसर हो गया? जी। लंग कैंसर का सबसे कॉमन जो कारण है वो है स्मोकिंग, इज़ नो डाउट। बट हाल फिलहाल में देखा गया है कि पोल्यूशन नंबर 2 किलर के नाम पे अब आगे आ रहा है। तो पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा लंग कैंसर हो रहा है, स्पेशली नॉन स्मोकर्स में और फीमेल्स में और यंगर एज ग्रुप में। पहले हम लंग कैंसर देखते थे 50-60s की एज में, अब हम लंग कैंसर देख रहे हैं 30s और 40s की एज में, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई सिगरेट नहीं स्मोक की। मेरा यंगेस्ट पेशेंट जो लंग कैंसर का है वो 28 ईयर्स का है, नॉन स्मोकर। सो ये एक बहुत ही ख़तरनाक स्टैटिस्टिक है जो मैं इस फोटोग्राफ के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता था। बात वही ना डॉक्टर कामरान के, जब हमें कोई चोट लगती है ना, खून निकलता है, क्योंकि वो आंखों से दिख रहा है तो उसको तो हम सीरियसली लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि चोट है और हम फिर वैसी प्रिकॉशंस लेते हैं, इलाज करवाते हैं। पर लंग्स क्योंकि शरीर के अंदर है और हमें दिख नहीं रहा है तो हम उन पर उतना ध्यान नहीं देते। अच्छा, इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि अगर आप पॉल्यूशन में लगातार रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, या इस वक्त तो देश के बहुत सारे हिस्सों में बहुत ही बुरा हाल है, स्मॉग है, पॉल्यूशन है, तो दिन की 21 सिगरेट बराबर धुआं आपके लंग्स में जा रहा है, आपके फेफड़ों में जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ़ सिगरेट्स वेरी कर सकती है। कुछ स्टडीज़ में कहा गया है कि 21 सिगरेट्स हैं प्रॉब्ली जब AQI किसी और लेवल पे था, और जैसे AQI हमने रिसेंटली देखा 1700 और 2000 के पास पहुंचने हुआ। तो कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि शायद 50 सिगरेट्स के बराबर सिगरेट्स पी रहे हैं मगर हम दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं। सो ये बिल्कुल फैक्ट है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, डेटा, हार्ड डेटा अवेलेबल है, हमें उसको बस एक्सेप्ट करना है। पर डॉक्टर कामरान, फिर ऐसे तो होगा कि लोग बोलेंगे कि जब सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो भी उतना ही नुकसान हो रहा है, पी रहे हैं तो भी उतना नुकसान हो रहा है, तो फिर इससे अच्छा सिगरेट पी ही लेते हैं। जी, कि काफ़ी एक लॉजिकल सा स्टेटमेंट होता है जो लोग देते हैं, बट वो ये नहीं समझते कि अगर वो सिगरेट भी पी लेंगे, एक तो नेचर ही आपको सिगरेट पिला रहा है रोज़ाना, और ऊपर से अगर आप खुद भी सिगरेट ले लेंगे तो वो डबल वैमी हो जाएगा। और सिगरेट की प्रॉब्लम यही है कि जितना ज़्यादा उसका क्वांटिटी या क्वांटम ऑफ स्मोक बढ़ता है उतने ज़्यादा उसके इल इफ़ेक्ट्स बढ़ते हैं। सो मेरा सजेशन यही है आपके शो के थ्रू कि ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें। तो ऐसा नहीं है कि आप सिगरेट पी लें
क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि रोज़ तो उतना धुआं आपके फेफड़ों में जा ही रहा है, वो और ज़्यादा नुकसान करेगा। तो बिल्कुल भी ना सोचें सिगरेट पीने के बारे में। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात यह है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस मौसम में भी और पोल्यूशन में रहने के बावजूद भी खांसी नहीं आ रही है, किसी भी तरह की एलर्जी नहीं हो रही है, सांस नहीं फूल रही है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमें क्या, दुनिया में लोगों को हो रहा होगा, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। तो क्या ऐसे लोग सेफ़ हैं? क्या उनके फेफड़े सेफ़ हैं जस्ट बिकॉज उनको कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे? जी, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें 2 लंग्स बनाए हैं और जो लंग्स का साइज़ है काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर हमारे लंग्स के अंदर थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम स्टार्ट भी हो रही थी, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ है दोनों लंग्स का कि वो कॉम्पेंसेट कर लेते हैं एक छोटी प्रॉब्लम के लिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, तब वो सिम्टम्स मैनिफेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं हो रहे तो वो इम्यून है एयर पोल्यूशन से और उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार कोई भी लंग का सिवियर डिजीज़, चाहे वो लंग कैंसर हो या ब्रोंकिक्टेसिस हो, ब्रोंकाइटिस, कभी बहुत ही सडनली मैनिफेस्ट कर सकता है और तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ओके तो जैसे मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि भले ही कोई ज़्यादा सिवियर दिक्कत ना हो, बट गले में इरिटेशन फील होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है, स्पेशली आजकल जब मौसम बदल रहा है। तो ये भी क्या कोई एक लक्षण है जो ये बता रहा है कि मुझे पोल्यूशन से या स्मॉग से एलर्जी हो रही है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। पोल्यूशन से जो 2 सबसे कॉमन लक्षण लोगों के अंदर आते हैं, वो होता है एक थ्रोट इरिटेशन, जैसा आप एक्सपीरियंस कर रही हैं, और दूसरा होता है आइज़ में इरिटेशन। आपको लगता है कि आँखों में डस्ट चली गई है, बहुत ही ज़्यादा रेडनेस होने लगती है, वाटरिंग होती है, आइज़ में से पानी निकलता रहता है। ये सबसे कॉमन और अर्ली साइंस सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद के जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी, परसिस्टेंटली खांसी रहने लगती है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, एंड अर्लीस्ट जब हमें ये सिम्टम्स आएँ तभी हमें अपने पास के डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए और जो भी उसका ट्रीटमेंट है उसे स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत लोग अभी फ़िलहाल ये कर रहे हैं कि पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो सर्जिकल मास्क आते हैं वो। तो क्या ये हमें पोल्यूशन से बचा सकते हैं या इनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है? तो अनफॉर्चुनेटली सर्जिकल मास्क का कोई भी रोल नहीं है पोल्यूशन से बचाने के लिए। जिस लेवल का पोल्यूशन है अभी, उससे सर्जिकल मास्क आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ना ही क्लॉथ मास्क आपकी हेल्प करेंगे। जो इकलौते मास्क इस टाइम काम करते हैं वो होते हैं N95 या N99 मास्क। N95 का मतलब है कि वो 95% PM2.5 PM10 पार्टिकल्स को बाहर रोक देगा, और N99 का मतलब है कि वो 99% PM2.5 PM10 पार्टिकल्स को बाहर रोक देगा। बट N95 या N99 मास्क भी तभी काम करेगा जब आप उसको नाक पे अच्छी ग्रिप रखेंगे, मुंह पूरा कवर्ड रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे। ये जो आपने PM 2.5 बोला, ये है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM 10। एक बार हमारे ऑडियंस को अगर आप बहुत ही आसान भाषा में समझा दें कि ये हैं क्या? जी, सो पार्टिकुलेट मैटर का मतलब होता है कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जब लिक्विड ड्रॉपलेट्स के साथ हवा में मिल जाते हैं तो वो पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं। ये 2.5, 10, 0.5 साइज़ बताता है। तो PM 10 का मतलब है जो पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन से छोटे हैं साइज़ में। PM 2.5 का मतलब है जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रॉन से छोटे हैं साइज़ में। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए साइज़ माइक्रॉन्स, क्योंकि हम डेली यूज़ में नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारा ह्यूमन हेयर होता है, यानी बाल होते हैं हमारे, उसका जो डायमीटर होता है वो रफली 50 से 70 माइक्रॉन्स का होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2.5 माइक्रॉन्स कितना छोटा होगा और कितना ईजीली हमारे लंग्स में पहुँच जाएगा। तो डॉक्टर साहब, हमें से बहुत सारे लोग एयर प्योरीफायर लेके आए हैं घर पे लगाने के लिए कि कम से कम घर की जो हवा है वो थोड़ी साफ़ रहेगी। पर क्या वाकई एयर प्योरीफायर काम करते हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, या फिर ये भी एक बस मार्केटिंग गिमिक है चीज़ें बेचने का? मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ एयर प्योरीफायर्स का, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ अपने पेशेंट्स को भी। बट एयर प्योरीफायर्स काम करने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अगर आप उनको नहीं फॉलो करेंगे तो एयर प्योरीफायर्स यूज़लेस होंगे। नंबर 1 रूल ये होता है कि आपको एयर प्योरीफायर हमेशा रूम की कैपेसिटी के हिसाब से रखना होता है। अगर एक बहुत बड़े रूम में आप एक छोटा सा एयर प्योरीफायर रख देंगे, वो काम नहीं करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एयर प्योरीफायर में हेपा फ़िल्टर होना चाहिए। उसमें बहुत सारी फ़िल्ट्रेशन स्टेजेस होती हैं, बट हेपा फ़िल्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को रोकता है।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप एयर प्योरीफायर यूज़ कर रहे हैं तो आपको खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं जितना पॉसिबल हो सके। अगर बार बार उस रूम में कोई आए जाएगा या आप खिड़की खोल के रखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर ये 3 रूल्स आप फॉलो करते हैं, चौथा रूल एक और कि एयर प्योरीफायर की सर्विसिंग और मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 महीने बाद अपने एयर प्योरीफायर का फ़िल्टर निकाल के देखेंगे तो वो वैसा ही हो जाता है जैसा हमारा एसी का फ़िल्टर हो जाता है, उस पर डस्ट जमी हुई होती है। सो अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे यूज़ करना तो वो हार्मफुल होगा रादर देन बीइंग बेनिफिशियल। तो ये 4 चीज़ें मैं स्पेशली किन लोगों को रिकमेंड करता हूँ एयर प्योरीफायर ज़रूर यूज़ करें। जिस भी घर में छोटे बच्चे हैं, जिस भी घर में बुज़ुर्ग लोग हैं और जिस भी घर में लोग हैं जिनको लंग्स की बीमारियां ऑलरेडी हैं, जैसे कि आस्मा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, या फिर कोई भी इंसान जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, यानी जिसकी इम्यूनिटी कम है, चाहे वो कैंसर की वजह से कम हो, चाहे वो स्टेरॉइड्स लेने की वजह से कम हो, डायबिटीज़ की वजह से कम हो, ये लोग जल्दी शिकार हो जाते हैं एयर पोल्यूशन के इल इफ़ेक्ट्स का। तो इन लोगों को स्पेशली एयर प्योरीफायर यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर कामरान, हम में से बहुत लोग जो दिल्ली, एनसीआर या ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉग है, पॉल्यूशन है, और हम शहर छोड़ के तो जा नहीं सकते, वो जगह छोड़ के जा नहीं सकते, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तब हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने फेफड़ों को ऐसे नुकसान से बचा सकें ताकि हमारे जो फेफड़े हैं उनकी हालत वैसी ना हो जैसे वो तस्वीर में दिख रही थी? जी, तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हम अगर फॉलो करें तो हम किसी हद तक बचा सकते हैं अपने फेफड़ों को उस ख़तरनाक पिक्चर जैसा बनने से। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है N95 मास्क का यूज़ करना। इसको मैं और ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि ऑल्दो बहुत इनकन्वीनियंट होता है उसको लगाना, टाइट फील होता है, कोविड में हम लोग बहुत परेशान थे उससे, बट आपका बेस्ट फ्रेंड इस टाइम N95 मास्क है। तो जितनी बार आप बाहर निकलें घर से या किसी स्पेशली पॉल्यूटेड जगह पर जा रहे हो तो आप N95 मास्क का यूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक हो सके मॉर्निंग और इवनिंग जब टेम्परेचर्स थोड़े लो होते हैं और जब ये कंसंट्रेशन हाई होती है, AQI बढ़ा हुआ होता है, उस टाइम हम कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करने से बचें, स्पेशली वॉकिंग, जॉगिंग। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ उनको लगता है कि वॉक और जॉग करने से बहुत अच्छा होगा, हेल्थ इंप्रूव होगी, लंग्स बेटर होंगे। नॉर्मल एनवायरनमेंट में येस, बट जब आप बाहर जाते हैं तो आप जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, आपके लंग्स एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। जितना एक्स्ट्रा काम करेंगे उतनी एक्स्ट्रा हवा लेके जाएंगे वो अपने लंग्स के अंदर और उतना ही एक्स्ट्रा पोल्यूशन भी लेके जाएंगे। तो ये अवॉइड करना है। तीसरी चीज़, जैसे एयर प्योरीफायर्स के यूज़ है, क्योंकि हम 2/3 ऑफ आवर टाइम ऑन एन एवरेज इंसान घर के अंदर स्पेंड करता है, तो उसको हमें ध्यान रखना है कि हम एयर प्योरीफायर्स यूज़ कर लें, इंडोर प्लांट्स लगा लें। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी एयर प्योरीफाइंग प्रॉपर्टी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे, नॉर्मली भी, पर इस टाइम पे स्पेसिफिकली हम एक अच्छी वेल बैलेंस्ड डाइट खाएं। वेल बैलेंस्ड डाइट में सब कुछ होना चाहिए, बट वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनको हम लंग्स के लिए सुपर फूड भी बोल सकते हैं। इसमें जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे स्पिनच, ब्रोकली। उसके अलावा जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आप इस टाइम खा सकें, स्पेशली आमंड्स एंड कैश्यूज़, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी बादाम और काजू। जो लोग फ़िश खा सकते हैं, फ़िश एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर फ़िश नहीं खा सकते तो फ़िश ऑयल कैप्सूल्स आते हैं, वो ले सकते हैं, वो भी लंग्स के लिए एक सुपर फूड है। उसके अलावा जो भी बेरी फैमिली के फ्रूट्स हैं, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, उनकी भी बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी होती है कि लंग्स के छोटे मोटे इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट आउट कर देती है। इसके अलावा लेग्यूम्स यानी दालें, वो भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। और फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स अगर हम ले सकते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इस टाइम। और ये सारी चीज़ें अगर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने फेफड़ों का ख्याल रख सकते हैं। जी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इससे बेटर रहेगी तो हम छोटे मोटे पैथोजेंस को वहीं रोक सकते हैं। डॉक्टर कामरान, आप एक थोरासिक सर्जन भी हैं, तो अगर मैं अपने ऑडियंस को बहुत ही आसान भाषा में थोरासिक सर्जन क्या होते हैं समझाऊँ, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो चेस्ट के एरिया में जो भी अंग आते हैं, जो भी ऑर्गन्स आते हैं, उनके ऊपर ऑपरेट करते हैं, उनकी सर्जरी करते हैं। एम आई राइट? जी, बिल्कुल करेक्ट। तो थोरेसिक सर्जन वो होता है जो चेस्ट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे आपने बोला, उन पे सर्जरीज करते हैं, एक्सेप्ट द हार्ट। जो हार्ट पे सर्जरी करते हैं वो कार्डियक सर्जन होते हैं। तो हार्ट के अलावा चेस्ट में इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं लंग्स, खाने की नली, सांस की नली, रिब्स, मीडियास्टाइनम, ये मेन एरियाज़ होते हैं। तो इनकी बीमारियों को जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती, उनको हम सर्जरी से ठीक करते हैं। तो आपने बहुत सारे अभी तक लंग ट्रांसप्लांट किए हैं, राइट? जी। तो लंग ट्रांसप्लांट में क्या पूरा फेफड़ा
एक इंसान के शरीर से निकालकर दूसरे इंसान के शरीर में लगा दिया जाता है। जी बिल्कुल। सो लंग ट्रांसप्लांट थोरेसिक सर्जरी की सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। लंग ट्रांसप्लांट हम उन मरीज़ों का करते हैं जिनको एंड स्टेज लंग डिजीज़ होता है, यानी कि कॉमन भाषा में समझाऊं तो जिनके लंग्स का जो फंक्शन है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। हमारे लंग्स का नॉर्मल फंक्शन है ऑक्सीजन अंदर ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, बट अगर हमारे लंग्स ये फंक्शन नहीं कर सकते तो उसको हम बोलते हैं एंड स्टेज। ये बहुत सारे रीज़न से हो सकता है, COPD, ब्रोंकिक्टेसिस, सार्कोइडोसिस, पल्मोनरी आर्टरियल हाइपरटेंशन। बट इसमें नॉर्मली जो पेशेंट्स होंगे वो 24 आवर्स ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि अब उनके लंग्स नॉर्मल काम नहीं कर सकते। तो उन पेशेंट्स में ये ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें दोनों लंग्स को निकाला जाता है ज़्यादातर केसेस में, और 2 नए लंग्स लगाए जाते हैं। बट ये 2 नए लंग्स अनलाइक लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट आपका कोई रिलेटिव नहीं दे सकता। ये नए लंग्स हमेशा और हमेशा एक कैडेवर से आते हैं, यानी एक ब्रेन डेड डोनर से आते हैं। जिस किसी इंसान की अनटाइमली डेथ हो जाए एक्सीडेंट में और वो ब्रेन डेड हो जाए और उन्हें अपने जीवन में कभी प्लेज किया हो ऑर्गन्स डोनेट करने का, या उनकी फैमिली उनकी डेथ के बाद ऑर्गन्स डोनेट करना चाहे, तो सिर्फ वही लोग हमें लंग्स दे सकते हैं, और वो फिर हम लंग्स निकाल के उन नए लंग्स को लगा देते हैं उसमें। पर ये लंग ट्रांसप्लांट की नौबत तो तब आती होगी जब फेफड़े एकदम ख़राब हो जाते हैं। तो फेफड़े किन वजहों से ख़राब होते हैं? जी, तो सबसे जो कॉमन रीज़न है इंडिया में जिसकी वजह से लंग ट्रांसप्लांट होता है वो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ILD कॉमन भाषा में बोलते हैं जिसको। इसमें लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, स्कार्स बन जाते हैं। ये बहुत सारे रीज़न से हो सकता है। एक कॉमन रीज़न जो मैंने काफ़ी इसके बारे में कुछ न्यूज़ चैनल से भी बात किया था, इज़ क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस या बर्ड्स ब्रीडर डिजीज़। आपने देखा होगा बहुत जगह दिल्ली में लोग पिजन्स को या बर्ड्स को दाना डालते हैं। बहुत सारे घरों पे भी लोग अपनी बालकनी में पिजन्स को दाना डालते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिजन्स की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो उनका शिट होता है, उसमें एक एंटीजन होता है। अगर आप उसको इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स धीरे 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 डैमेज होने लगते हैं, और ऐसी नौबत आ जाती है कि आप 24 आवर्स ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाएंगे। इस बीमारी के लिए भी लंग ट्रांसप्लांट बहुत कॉमनली होता है। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं लोगों को कि अगर आपके घर पे पिजन्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लीज़ उसको रोक दें, उनको दाना ना डालें, और ऐसी जगह ना जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पिजन्स हैं। पर क्या सारे बर्ड्स के साथ ये है या स्पेशली पिजन के साथ ये समस्या है? मेनली पिजन्स के साथ है, बट कुछ और बर्ड्स भी ये कर सकती हैं। ओके। तो हम लोग के घरों में तो जो बालकनीज हैं वहाँ तो अक्सर पिजन्स आके अपना घोंसला बना लेती हैं, या बहुत सारी एक साथ आ जाती हैं। तो ये बहुत रिस्की है हमारी सेहत के लिए। ये बहुत रिस्की है, स्पेशली अगर इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो रहा है। 1-2 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कंटिन्यूसली साल दर साल अगर आप इससे एक्सपोज्ड हैं तो क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस हो जाती है। और इनके अलावा क्या वजह? इनके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है लंग फाइब्रोसिस। लंग फाइब्रोसिस का मतलब लंग में स्कार्स बनना, जैसे कोविड के बाद काफ़ी पेशेंट्स को बन रहे थे। इसके बहुत सारे और भी रीज़न्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है COPD, क्योंकि हम स्मोकिंग और पोल्यूशन ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD जो होता है उसके लिए भी लंग ट्रांसप्लांट बहुत कॉमनली किया जाता है। इसमें लंग का इलास्टिक ख़राब हो जाता है और लंग्स डायलेट हो जाते हैं, उनके एयरवेज, और बार बार इन्फेक्शन और सांस फूलना शुरू होता है। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड का प्रेशर बढ़ना। जो हाइपरटेंशन हम जानते हैं वो होता है सिस्टमिक हाइपरटेंशन, जिसको हम यहाँ कफ लगा के नापते हैं। वो लेफ्ट, जी एग्जैक्टली, BP जैसे को बोलते हैं। वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का प्रेशर बताता है। जो राइट साइड का हार्ट का प्रेशर होता है उस पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर होता है। ये भी कभी कभार जब बढ़ जाता है तो लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। कुछ रेयर डिजीज़ेज़ होते हैं जैसे कि ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, जैसे जो कोल माइंस में काम कर रहे होते हैं लोग, या सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, उनको क्रॉनिक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है। कोल डस्ट या सिलिका अंदर लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है, लंग्स ख़राब हो जाते हैं, उनमें भी कभी बार लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। डॉक्टर कामरान, हम लोग आउटडोर पोल्यूशन पे तो बहुत बात करते हैं, जो धुआं गाड़ी से निकल रहा है और ट्रकों से निकल रहा है, या फिर इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है। पर पोल्यूशन हमारे घरों में भी होता है, जैसे हम इंडोर पोल्यूशन कहते हैं। पहली चीज़ तो ये बताइए कि किन चीज़ों से ये इंडोर पोल्यूशन होता है, और क्या इनसे भी हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है? जी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अंडरप्लेड कॉन्सेप्ट है। लोग इस पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज़ पे ही फोकस करते हैं। तो इंडोर एयर पोल्यूशन जो होता है वो कुछ चीज़ों का एक मिक्सचर है। तो नॉर्मली इसमें 25% होता है पोल्यूशन जो बाहर से आ रहा है, यानी आपने खिड़की दरवाज़ा खोला तो जो बाहर व्हीकल्स का, फैक्ट्रीज़ का पोल्यूशन है वो अंदर आ गया, 25% वो होता है। उसके अलावा जो होता है उसमें होता है किचन में जो खाना बनता है उससे, चूल्हे से जो स्मोक निकलती है, जो धुआं निकलता है वो। एक सेकंड, चूल्हे से यानी हम जो गैस पे बना रहे हैं उससे, या फिर लकड़ी वाला चूल्हा या कोल वाला?
तो लकड़ी और कोल वाले से बहुत ज़्यादा, और गैस वाले से भी तब जब किसी खाने बनाने में फ्यूम्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को और फ्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं और आपके किचन का वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो भी। इसके अलावा सेंटेड कैंडल्स बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, वो भी इंडोर एयर पोल्यूशन करता है। अगरबत्ती, धूप बत्ती से भी एयर पोल्यूशन होता है। किसी के घर में अगर पेट्स हैं और वो बहुत ज़्यादा शेड करते हैं, जैसे कैट्स या डॉग्स, अगर बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रही है उनकी, वो भी इंडोर एयर पोल्यूशन का कंपोनेंट है। और एक अनदर चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है डस्ट एंड माइट्स। तो बहुत सारे कोने होते हैं घर में जिनमें कई बार रेगुलरली डस्टिंग नहीं हो पाती है, स्पेशली कारपेट्स के अंडर वाला एरिया या सोफ़े के पीछे वाला एरिया, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स इंडोर एयर पोल्यूशन। और इन सारी चीज़ों से आपके फेफड़ों पे असर पड़ता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप कंटिन्यूसली इनको इनहेल कर रहे हैं, आप फील करते हैं आप घर में सेफ़ हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी है। कुछ स्टडीज़ में यहाँ तक बोला गया है कि इंडोर एयर पोल्यूशन 2x यानी डबल या ट्रिपल कॉमन है एज़ कम्पेयर टू आउटडोर एयर पोल्यूशन। यानी आपका जो घर है और उसके अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा रहा है जितना बाहर सड़कों पे जो प्रदूषण है उतना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सिगरेट से फेफड़े ख़राब होते हैं, ये सब जानते हैं और बहुत ही कॉमन सी बात है ये कि अगर आप किसी को बोले भाई सिगरेट मत पियो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो मालूम है लोगों को। पर बहुत बड़ा तबका हमारे देश में उन लोगों का भी है जिनको ये तो पता है कि स्मोकिंग से नुकसान होता है, वो ये समझते हैं कि जो वेपिंग नया कॉन्सेप्ट आया है ये स्मोकिंग से कम नुकसानदेह है, इसको करने से फेफड़ों का उतना बुरा हाल नहीं होगा जितना सिगरेट से होता है। और स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे युवाओं में ये चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया है। तो क्या वाकई वेपिंग स्मोकिंग से, सिगरेट स्मोकिंग से कम नुकसानदेह होती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आजकल जहाँ भी हम लोग जाते हैं वेपिंग के ऊपर। तो वेपिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, वेपिंग कैसे स्टार्ट हुई, तो आपको उससे आंसर मिल जाएगा। तो वेपिंग 2003 में एक चाइनीज़ फार्मासिस्ट थे, बहुत ज़्यादा स्मोक करते थे, तो चाहते थे स्मोकिंग ना करें बट छोड़ नहीं पा रहे थे। और क्योंकि फार्मासिस्ट थे तो उनके कुछ दिमाग में आइडिया आया, तो उन्होंने स्मोकिंग का एक ऑल्टरनेटिव बनाया जिसको बोलते हैं ई सिगरेट। जो वेपिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें आप ई सिगरेट्स लेते हैं, यानी उस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, और उस प्रोसेस को आप वेपिंग बोलते हैं। तो उन्होंने वो ई सिगरेट डेवलप की। जब उन्होंने डेवलप की तो उसके दो मेन क्राइटेरिया थे कि एक तो उसको टेस्टलेस रखना है ताकि आपको बार बार तलब ना हो उसको लेने की, और उसका निकोटीन कंटेंट कम कर देना है, और उसको बहुत ही ऑर्डिनरी सा लुक देना है ताकि कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, और ग्रेजुअली फिर आप शायद स्मोकिंग क्विट कर पाएँ। बट कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेप्स इतने फैंसी हो गए कि वो डिफरेंट पैकेजिंग में आती हैं, और वेप्स में ये कोला फ्लेवर, बबलगम फ्लेवर कैसे आ गया। सो आपको पता है कि टोबैको इंडस्ट्री इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री एंड ऑलमोस्ट $800 बिलियन आई बिलीव। तो 2007-8 के आसपास यूएस और यूरोप में देखा गया कि स्मोकिंग के रेट्स कम हो रहे हैं, लोग सिगरेट छोड़ रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ ई सिगरेट्स, बट लोग छोड़ रहे थे बिकॉज ऑफ अ वेरी इफेक्टिव एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स जो चले और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चले, तो लोगों ने सिगरेट्स छोड़ना शुरू किया। तो ये बड़े टोबैको इंडस्ट्री ने सोचा कि अब नया नशा कैसे बेचें, कैसे हम थोड़ा सा उसको एक्साइटिंग बनाएं लोगों को। तो उस टाइम पे ई सिगरेट्स यूएस यूरोप में पहुंच गई थी और उन्होंने ई सिगरेट बनाने वाली कंपनीज़ को फंड करना शुरू किया। तो धीरे धीरे इन्होंने कैपिटलिज्म को इसमें इंट्रोड्यूस किया, तो वेप्स बन गए बहुत ही अट्रैक्टिव, ईजीली अवेलेबल, और विद द मार्केटिंग गिमिक कि ये 95% लेस हार्मफुल है सिगरेट स्मोक से। ये 2015 में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की एक स्टडी आई थी, उन्होंने इस नोशन को पॉपुलराइज़ किया कि हमने एक स्टडी की और वेपिंग ट्रेडिशनल सिगरेट से 95% लेस हार्मफुल है। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उस पूरी स्टडी को नहीं पढ़ा, सिर्फ टाइटल को पढ़ लिया। उसकी लास्ट पेज पे ऑथर्स ने खुद एक्सेप्ट किया है कि स्टडी के दो फ्लॉज हैं। पहला, हमारे पास कोई हार्ड एविडेंस नहीं है कि इनसे कोई नुकसान होता है या नहीं होता, जैसे ब्लूप्रिंट में लिखते हैं वैसे लिखा था। और सेकंड उन्होंने लिखा था कि जिन लोगों ने इस स्टडी को कंडक्ट किया उनका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। मतलब हमने रैंडमली कहीं से भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिशियन, डॉक्टर, साइंटिस्ट था, हमने कहीं से भी कुछ लोगों को पकड़ के स्टडी कर ली। तो ये स्टडी आपस में अपने आप में फ्लॉड थी, बट क्योंकि मार्केटिंग इसकी इतनी ज़्यादा हो गई और ऑब्वियसली जितना आप किसी चीज़ को प्रमोट करते जाते हैं मेन स्ट्रीम लोग सोचते हैं कि हाँ दिस इज़ नॉर्मल। बट फिर 2017, 2020, 2023 में बहुत सारे पेपर्स आए जिन्होंने इसको रिफ्यूट किया कि वेप
95% लेस हार्मफुल नहीं है, या ट्रेडिशनल एक सिगरेट एक वेप को हम कंपेयर करेंगे तो हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है कि वेप में भी लेस हार्मफुल है, स्पेशली क्योंकि वेप में टोबैको नहीं है, वेप में टार नहीं जाता, बट निकोटीन जाता है। बहुत सारे और केमिकल्स भी जा सकते हैं जो वेप के कॉन्स्टेंट में होते हैं, विच आई कैन एक्सप्लेन इफ टाइम परमिट्स। तो यानी वेपिंग भी उतनी ही आपके लिए नुकसानदेह है जितनी स्मोकिंग है। आप उसको एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव की तरह ना लेकर के चलें। सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सिगरेट स्मोक करते हैं और वो क्विट करना चाहते हैं, वेपिंग कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल सिगरेट स्मोकिंग। जैसे निकोटीन रिप्लेसमेंट पैचेस या गम्स होते हैं, वैसे आप वेप्स को यूज़ कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो देखा जा रहा है डेटा वो ये है कि यंगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वेप को एक्सेप्ट कर रही है जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सिगरेट स्मोक नहीं की। इनफैक्ट किसी ने अगर वेपिंग स्टार्ट की है तो स्पेशली यंग एडल्ट्स, तो 3 टाइम्स हायर चांसेस हैं कि वो सिगरेट स्मोकिंग भी स्टार्ट कर देंगे इवेंचुअली। सो जो इसका मकसद था वेप बनने का कि वो आपको क्विट करने में हेल्प करेगा, उसका रिवर्स हो रहा है कि आप ट्रेडिशनल सिगरेट्स भी स्मोक करने लग रहे हैं। तो अगर आपको अपने फेफड़ों को हेल्दी रखना है तो वेपिंग और सिगरेट और हुक्का जो भी है सबसे ही दूर रहिए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो सिगरेट पीता आया है या फिर वेप करता आया है, हुक्का पीता आया है, पर एक दिन वो डिसाइड करता है कि चलो जी आज से ये सब बंद, अब मैं एक हेल्थी लाइफ जीऊँगा या जीऊँगी और अब मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्या उसके जो फेफड़े हैं वो दोबारा से हेल्दी बन सकते हैं? अगर हाँ तो कितना वक्त लगता है? जी। जब भी हम लोगों को सिगरेट क्विट करने के लिए बोलते हैं या हुक्का या वेप क्विट करने के लिए बोलते हैं तो हम यही दलील देते हैं कि अगर आप छोड़ देंगे तो काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो रिवर्स हो सकते हैं। कई बार जो परमानेंट स्कारिंग है वो तो रिवर्स नहीं होगी, बट बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं सिगरेट के जो रिवर्स हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट 3-4 दिन में नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपके जो एयरवेज हैं उनमें जो इन्फ्लेमेशन होगी थी वो हफ्ते और महीने में सेटल होने लगेगी, और अगर आप साथ में एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दें तो दे विल गेट बेटर। तो देखा गया है कि कुछ साल बाद अगर आप सिगरेट क्विट कर देते हैं तो आपका लंग कैंसर डेवलप करने का जो रिस्क होता है वो ऑलमोस्ट नॉन स्मोकर के बराबर पहुंच जाता है। तो कितने साल? अबाउट 5-6 ईयर्स लेटर। तो मतलब आपको 5-6 साल लगातार सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद जाके चांस है कि आपका जो फेफड़ा है वो वापस पुराने रूप में आ जाएगा। बट जो ऑलरेडी उस टाइम डैमेज हो चुका होगा नॉन कैंसरस वो रहेगा, जो परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज था, बट जो भी रिवर्सिबल डैमेजेस हैं वो बेटर हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि आप कह रहे हैं दोनों तरह का नुकसान होता है, कुछ नुकसान ऐसा है जो ठीक हो सकता है जी, और कुछ नुकसान ऐसा है जो अब ठीक नहीं हो सकता। Absolutely. तो वो वैसा ही रहेगा। मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि इंडिया में वेपिंग बैंड है, इलीगल है। 2019 में एक वेपिंग प्रिवेंशन एक्ट पास हुई थी, तो अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है, वेप करता हुआ पकड़ा जाता है तो 1 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए जुर्माना है, और अगर रिपीट ऑफेंडर होता है तो 3 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ता है। पर सिगरेट पे ये सज़ा नहीं मिलती है और वेपिंग पे मिलती है। जी, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वेपिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड है, अभी नई है, तो उस पर बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में आप वेप ब्लैक मार्केट के थ्रू ले सकते हैं, कहीं पे भी लीगली मिल नहीं रहा है, तो इस पर अभी सज़ा ज़्यादा है। आखिरी सवाल डॉक्टर कामरान मेरा आपसे ये है, अगर हमें अपने फेफड़ों को हेल्दी रखना है, चाहे हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह रहे हों, किसी भी शहर किसी भी गांव में रह रहे हों जहाँ पे स्मॉग और पोल्यूशन है और नहीं भी है, हम अपने फेफड़ों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? बिल्कुल, तो जैसे हमें बॉडी की बाकी मसल्स को हेल्दी रखने के लिए उनको वर्कआउट कराना होता है, एक्सरसाइज कराना होता है, उसी तरह से हमें फेफड़ों को भी वर्कआउट कराना होता है। तो फेफड़ों को वर्कआउट कराने के लिए जिम में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही बेसिक तरीके से आप उनको वर्कआउट करा सकते हैं। सबसे कॉमन है वॉक करना। सो रिकमेंडेशन ये है कि हफ्ते में 3 या 4 बार एटलीस्ट 45 मिनट्स और मोर की अगर आप वॉक करते हैं तो लंग्स के लिए अच्छा होता है, उनको हेल्दी रखता है। जितना ज़्यादा आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे एज़ कम्पेयर टू लिफ्ट, उतना ज़्यादा आप लंग्स को वर्कआउट कराएंगे। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे योगा में सिखाई जाती हैं या सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर आप करेंगे तो वो भी लंग्स को हेल्दी रखते हैं, क्योंकि जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के जो पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं यानी साइड के पार्ट्स होते हैं वो कोलैप्स्ड ही रहते हैं, उनमें हवा नहीं जाती। पर जब हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं या योगा या प्राणायाम करते हैं तो जो छोटे छोटे पार्ट्स साइड में होते हैं उनमें भी हवा जाती है, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं फिर ब्रीदिंग में। तो लंग्स को काम कराना है सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा, आपको लंग को हर तरीके की ख़राबी से बचाना है, जैसे कि पोल्यूशन से, जो मास्क पहन के कर सकते हैं या जो बाकी हमने तरीके बताए, स्मोकिंग से, चाहे वो फर्स्ट हैंड स्मोक हो, सेकंड हैंड स्मोक हो, हुक्का, वेपिंग, सिगरेट, कुछ भी।
सेकेंड हैंड स्मोक में चाहूँगी एक बार आप जी। एक्सप्लेन कर दें। सेकेंड हैंड स्मोक ये होता है कि आप एक ग्रुप में हैं या आप कहीं पे घर में भी बैठे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर स्मोक कर रहा है, तो उनके स्मोकिंग से जो धुआं निकल रहा है वो आप इनहेल कर रहे हैं, तो वो भी इक्वली हार्मफुल होता है। ऑल्दो आपको लेस क्वांटिटी मिलेगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो बार बार आप उस चीज़ से एक्सपोज हो रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली के थ्रू, तो वो सेकेंड हैंड स्मोक भी उतना ही ख़राब है। और जो जो चीज़ें फर्स्ट हैंड स्मोकिंग से होती है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिक्टिस, एस्थमा, एक्सेसरबेशन, लंग कैंसर, सब कुछ सेकेंड हैंड स्मोक से भी हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए आपको वैक्सीन्स लगवानी होंगी। जैसे बचपन में हमारी पोलियो और बहुत सारी वैक्सीन्स लगती हैं, उसी तरह से लंग्स को हेल्दी रखने के लिए 2 वैक्सीन्स होती हैं। एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है और एक न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है। तो आप अपने किसी भी पास के पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपनी वैक्सीनेशन को अप टू डेट रख सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन हर साल चेंज हो जाता है, इसलिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल अगस्त सितंबर के आसपास लगानी चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने बताया था, डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है लंग्स को हेल्दी रखने में। तो जिस भी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होंगे, जो सुपर फूड्स हमने डिस्कस किए थे, अगर वो लें तो वो भी आपके लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। और आप ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो फिर आप अपने फेफड़ों को बचा सकते हैं। और जो फेफड़ा हमने बिल्कुल शुरुआत में आपको दिखाया था वो वैसा नहीं होगा, आपका फेफड़ा वैसा नहीं बनेगा। डॉक्टर कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने हमें इतनी काम की जानकारी दी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनली मेरे भी बहुत काम आएगी, क्योंकि मेरी आवाज़ तो सुन के आपको समझ में आ ही रहा होगा मेरी हालत क्या है। और आप सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपके भी बहुत काम आएगी। आपको आज का हमारा सेहत कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।